हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स टॉकीज नेटवर्क। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जर्नल एंट्री का चैप्टर। बेसिक कॉन्सेप्ट से गो थ्रू करेंगे। आई अज्यूम कि आपने पहले चैप्टर कवर अप किया है। ये बस हमारी समरी वीडियो काइंड ऑफ है। मे बी 1 आवर से ज़्यादा हो सकती है। क्विकली क्विकली हम सारे टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे, सारी जर्नल एंट्रीज को रिवाइज करेंगे वन बाय वन करके, इस तरीके से। ठीक है, आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा। शुरू करता है। सबसे पहले जर्नल एंट्री। तो जर्नल हमारा क्या होता है कि जब भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, जिन ट्रांजैक्शंस को बिजनेस मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकता है, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम एक क्रोनोलॉजिकल वे में रिकॉर्ड करता है। क्रोनोलॉजिकल वे मींस कि फॉर एग्जांपल कि आप अप्रैल मंथ की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे हो, तो अप्रैल मंथ की ट्रांजैक्शन पहले फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरीके से आप सीरियल में चलोगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने 5th अप्रैल की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया, देन आप 1st अप्रैल की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो। ऐसे नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है? तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब भी हम अपनी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, वो हमारा होता है जर्नल। एंड जनरलाइजिंग मीन्स कि जो प्रोसेस आप यूटिलाइज कर रहे हो, द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इनटू द जर्नल इज कॉल्ड एज जर्नलाइजिंग। ठीक है? थियरी से क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आता है, डोंट वरी अबाउट दैट। ना ही मल्टीपल चॉइस आता है थियरी से जर्नल एंट्री में। आपको सीधा डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया होगा। तो अगर आपका सीबीएसई बोर्ड है तो 4 या 6 मार्कर में आपका क्वेश्चन आएगा जर्नल एंट्री का। आपका आईसीएसई बोर्ड है तो आपका 10 मार्कर में क्वेश्चन आता है जर्नल एंट्री का। ठीक है? कई बार ऐसे भी हो जाता है कि 6 मार्कर एंड 4 मार्कर अलग-अलग कैटेगरी हो सकती है। तो चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमारा क्या होता है। सबसे पहले हमें डेट मेंशन करनी है, देन पर्टिकुलर, देन आपका एलएफ का कॉलम होगा, देन दिस वन विल बी द डेबिट अमाउंट एंड दिस वन विल बी द क्रेडिट अमाउंट। राइट? एलएफ के कॉलम में कुछ यूज नहीं करना होता है, दैट इज लेजर फोलियो, आपका यूटिलाइज नहीं होगा। अभी कंफ्यूज नहीं होना है कि एलएफ क्या होता है, जेएफ क्या होता है। जिन चीजों का यूज है उन चीजों पे हम डेफिनेटली फोकस करेंगे। ठीक है? ये हमारा फॉर्मेट रहेगा। तो सबसे पहले करें शुरू कि हमारी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करना है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा समझते हैं। लेट्स से ये है बिजनेस एंड ये है ऑनर। ठीक है? अब ऑनर जब मनी इन्वेस्ट करता है बिजनेस में, तो वो हम टर्म कंसिडर करते हैं कैपिटल। ठीक है? तो ऑनर ने मनी इन्वेस्ट करी बिजनेस में एज अ कैपिटल, तो हमें बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सारी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है। हमेशा ये ध्यान रखना है। ऑनर के पर्सपेक्टिव से आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करोगे, बिजनेस के पर्सपेक्टिव से आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज आप बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस देख रहे हो। राइट? अब टॉपिक करने से पहले हमें 3 टाइप ऑफ अकाउंट का भी पता होना चाहिए, जो हमारे अकाउंटिंग रूल हम यूटिलाइज करते हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज रियल अकाउंट एंड द थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। कहाँ-कहाँ पे यूज होता है ये वो समझता है। नॉमिनल अकाउंट आपका यूज होगा एक्सपेंसेस और लॉसेस के लिए एंड इनकम और गेन्स के लिए। ठीक है? व्हाट डज दैट मीन कि डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट में जो भी आपके एक्सपेंसेस और लॉसेस होता है वो आप डेबिट करते हो, एंड इनकम एंड गेन्स जितनी भी आपकी इनकम और गेन होगी वो आप क्रेडिट करोगे जर्नल एंट्री में। रियल अकाउंट का रूल हमारा इम्प्लीमेंट होता है एसेट से रिलेटेड। व्हाट डज दैट मीन कि डेबिट व्हाट कम्स इन, अगर एसेट्स आपके बिजनेस में आ रही है तो आप डेबिट करोगे, एंड क्रेडिट क्या होगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, अगर आपकी एसेट्स जा रही है तो आप क्रेडिट करोगे। ठीक है? पर्सनल अकाउंट किसी पर्सन का, किसी फर्म का, अ, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का, कोई कंपनी का, वो हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। और इसका रूल क्या होगा, इसका रूल हमारा होगा डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। ठीक है? ये 3 रूल हमें पता होना चाहिए। आई होप कि आपने बेसिक क्लास 11th अकाउंटेंसी जब शुरू की होगी तो ये पता होगा। साथ-साथ रूल भी इम्प्लीमेंट करना समझेंगे, ट्रांज़ैक्शन कैसे हमें रिकॉर्ड करना है वो भी हम समझेंगे, वर्ड्स पे भी फ़ोकस करेंगे। ए टू ज़ेड चीज़ें हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हम कवर अप कर लें। तो हमारा फर्स्ट वर्ड क्या आया था, कैपिटल। कि जब ओनर ने मनी इन्वेस्ट करी बिज़नेस में, तो बिज़नेस को क्या रिसीव हुई, मनी। तो वो वर्ड हम कैपिटल ट्रीट करते हैं। बिज़नेस को मनी रिसीव हुई, सो दैट विल बी कैश या बैंक। राइट? ठीक है? तो अब मनी रिसीव हो रही है, मनी इज एसेट, सो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आपकी जर्नल एंट्री क्या बनी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है?
तो ये हमारी फर्स्ट एंट्री आई है। अब बिज़नेस के पर्सपेक्टिव से सोचो कि बिज़नेस ने ये कैपिटल रिसीव की है, फ्यूचर में जब भी बिज़नेस बंद होगा, तो उसको वो ये कैपिटल रीपे करनी पड़ेगी और कैपिटल अगर वो रीपे करेगा सो दैट टर्म विल बी द लायबिलिटी। तो अब वर्ड क्या आया है? अब 2 वर्ड्स आए हैं, तो हमारे पास दोनों वर्ड्स को हम डिटेल में समझ लेते हैं। एक वर्ड है हमारे पास एसेट्स और एक वर्ड है लायबिलिटी। सो लायबिलिटी मीन्स कि दिस इज़ योर यू आर लायबल टू रीपे दैट थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने बैंक से लोन लिया, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपको रीपे करना है, ठीक है? अगर ओनर ने कैपिटल ली, तो वो ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीपे करेगा फ्यूचर में। आई मीन बिज़नेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रीपे करेगा। ठीक है? मान लो कि आपने अ, अपने किसी फ्रेंड से लोन लिया, ऑब्वियसली कि यू नीड टू रीपे दैट अमाउंट। आपका अगर बिल्स पेबल है, तो आपको वो पेमेंट करनी पड़ेगी। आपके अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, तो वो आपको रीपे करने पड़ेंगे। आपका अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो वो आपको रीपे करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है? ये सारे हमारे हैं लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब भी लायबिलिटी अराइज होती है हमारी, तो उनका बैलेंस उनको हम क्रेडिट करते हैं। तो हमारी फर्स्ट एंट्री क्या आई? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और इसलिए हमने यहाँ पे कैश डेबिट क्यों हुआ? बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन, लायबिलिटी है कैपिटल, और कैपिटल हमारा जर्नल एंट्री में क्रेडिट होगा। ठीक है, डन। नेक्स्ट जर्नल एंट्री हमारी सेकंड है कि अगर मान लो कि इस तरीके से ऑनर अगर कोई मशीनरी इन्वेस्ट कर रहा है, स्टॉक इन्वेस्ट कर रहा है एज अ कैपिटल, तब हम क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे? तब भी हम जर्नल एंट्री में देखो मशीनरी आ रही है, एसेट है बिजनेस के लिए, तो हम जर्नल एंट्री बनाएंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट, स्टॉक इन्वेस्ट किया है, स्टॉक अकाउंट डेबिट, ठीक है। एंड कुछ भी हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग अगर इन्वेस्ट की है एज अ कैपिटल, तो जो जो भी एसेट्स इंट्रोड्यूस कर रहा है ऑनर एज अ कैपिटल, तो वो हम सब डेबिट कर देंगे, एंड दिस विल बी ऑल थिंग्स डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो हमारी ये वाली जर्नल एंट्री बन जाएगी। तो अब कैपिटल एज ए कैश इन्वेस्ट करना, बैंक से इन्वेस्ट करना, कैश से इन्वेस्ट किया तो कैश डेबिट, बैंक से इन्वेस्ट किया तो बैंक डेबिट, अगर कोई एसेट्स इन्वेस्ट की तो एसेट्स डेबिट। तो ये 3 तरह की जर्नल एंट्रीज हमारी इसमें हो सकती है। Now, the next concept is related to the drawings. तो ड्राइंग्स वर्ड हम कैसे कंसिडर करेंगे? ये है हमारा बिजनेस और ये है ऑनर। जब ऑनर ने मनी विड्रॉ की, तो बेसिकली जब ऑनर पर्सनल यूज के लिए, वर्ड पे हमें फोकस करना है, पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ करता है, तो वो वर्ड हम यूज करेंगे ड्राइंग। एंड नाउ अब देखो कि मनी विड्रॉ की है, तो मनी इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होगी? हमारी जर्नल एंट्री होगी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब कैश कब आएगा, बैंक कब आएगा? कैश जब आता है जब अगर कैश में विड्रॉ किया है, बैंक तब आता है जब बैंक से विड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं गुड्स। अब गुड्स और एसेट्स दो अलग अलग चीजें हैं। अब देखो, गुड्स मीन्स जो आपका मेन बिजनेस है, जिनको बाय या सेल आप कर रहे हो या जिनको आप मैन्युफैक्चर करके सेल करोगे, वो पर्टिकुलर गुड्स होंगे। एसेट्स वो होती है कि जिनको आप बाय या सेल करने के पर्पज से नहीं खरीदते हो, जिनको आप बिजनेस में यूटिलाइज करते हो बेसिकली, राइट? अब गुड्स एक एग्जांपल लेता है कि मान लो कि मेरा लैपटॉप का शोरूम है, ठीक है, एंड देन लैपटॉप का शोरूम है मेरा, तो मेरे पास जितने भी अलग अलग ब्रांड्स के लैपटॉप होंगे, तो वो क्या है मेरे लिए? वो है मेरे लिए गुड्स, राइट? एंड लेट्स से कि उन लैपटॉप को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने अपने शोरूम पे फर्नीचर बनवाया हुआ है, तो वो क्या है मेरे लिए? एसेट्स। कि मैं फर्नीचर सेल नहीं कर रही हूँ, फर्नीचर मैं यूटिलाइज करूंगी इन जस्ट रिप्रेजेंटिंग ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट लैपटॉप। मेरा बिजनेस क्या है? लैपटॉप का, तो लैपटॉप मेरे लिए गुड्स कंसिडर होंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुआ। लेट्स से कि अनदर एग्जाम्पल हम लेकर चलते हैं। मेरा बिजनेस है एथनिक ड्रेसेस का, ठीक है। लेट्स से कि आई हैव द बुटीक एंड आई एम मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एथनिक ड्रेसेस फॉर गर्ल्स। पॉइंट क्या है कि यहाँ पे अब मेरे पास जो रॉ क्लोथ है, ड्रेसेस बनी हुई है, वो क्या है? वो मेरे लिए गुड्स हैं बेसिकली, राइट? एंड मेरे पास एक लैपटॉप है, अब लैपटॉप का मैं यूज करती हूँ जस्ट मेकिंग वीडियोज एंड जस्ट पुटिंग स्टफ ऑनलाइन बाय लाइक फॉर मैनेजिंग माय वेबसाइट। तो ये क्या होगा? लैपटॉप यहाँ पे मेरे लिए एसेट्स है, बिकॉज यहाँ पे मैं लैपटॉप सेल नहीं कर रही हूँ,
लैपटॉप को मैं यूटिलाइज कर रही हूँ अपने बिजनेस में। तो ये डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए गुड्स और एसेट से रिलेटेड। तो पहले हम गुड्स बाय और सेल करते हैं, एंड देन फिर उसके बाद हम एसेट्स को बाय और सेल करेंगे। तो देखो, जब भी आप गुड्स बाय करते हो, 3 तरीके से आप बाय कर सकते हो, कैश में भी, क्रेडिट में भी, और लेट्स से कि आप बैंक से भी पेमेंट कर सकते हो। गुड्स आपने बाय किए हैं, तो गुड्स आर कमिंग इनटू योर बिजनेस। जब भी आप गुड्स बाय करते हो, तो आप वर्ड यूज करते हो परचेजेस, ये ध्यान रखना है, ठीक है? गुड्स अगर आप बाय करोगे, कैश में पेमेंट करोगे, तो आपकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, because cash is going outside from the business. You are paying money, कैश हमारा रियल अकाउंट का रूल इम्प्लीमेंट करेगा। जब आप बैंक से पेमेंट करोगे, तो आपकी क्या एंट्री होगी? आपकी एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है? बिकॉज आपने बैंक से मनी पे की है, आपका बैंक का बैलेंस डिडक्ट होगा। आप क्रेडिट पे गुड्स बाय कर रहे हो, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू, अगर आपके पास वर्ड गिवन नहीं है, देन टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और अगर आपके पास गिवन नेम गिवन है, लेट्स से कि यू आर परचेजिंग गुड्स फ्रॉम राम, टू राम्स अकाउंट। ये 3 तरीके की एंट्री, कैश परचेज की, बैंक परचेज की एंड क्रेडिट परचेज की हमारी एंट्री होगी। अब गुड्स को हम सेल कर लेते हैं, तो जब भी हम गुड्स को सेल करेंगे, तो हम वर्ड यूज करेंगे हमारा सेल्स अकाउंट। तो हमारे 3 तरह की ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं। कैश ट्रांजैक्शन, देन आप बैंक से भी पे कर सकते हो, देन आप क्रेडिट सेल भी कर सकते हो। क्रेडिट सेल करना मतलब आपने उधार में माल बेचा है, बाद में आपको पर्सन मनी पे करेगा। तो अब जब भी आप कैश सेल कर रहे हो, तो बेसिकली आपको मनी रिसीव होगी, बिकॉज यू आर सेलिंग योर गुड्स, तो मनी इज कमिंग इनटू द बिजनेस। तो आपकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अगर आप बैंक से पेमेंट कर रहे हो, तो आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट की एंट्री है, लेट्स से नेम गिवन नहीं है, तो वो पर्सन का नेम होगा डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अगर नेम गिवन है, लेट्स से मोहन, तो मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल, ठीक है? अब यहाँ पे हमारे 2 वर्ड आए हैं, और वो 2 वर्ड कौन-कौन से हैं? 2 वर्ड हमारे आए हैं, क्रेडिटर एंड द डेटर। तो क्रेडिटर कब अराइज होता है? बेसिकली व्हेन यू आर परचेजिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, ठीक है? जब भी आप गुड्स क्रेडिट पे बाय करते हो, तो आपके क्रेडिटर्स अराइज होंगे। क्रेडिटर्स आपके लिए लायबिलिटी होता है, बिकॉज आपने क्रेडिट पे बाय किया है, सो नाउ इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रीपे अमाउंट टू दोज पर्सन। डेटर मीन्स कि जिन पे यू आर सेलिंग गुड्स ऑन क्रेडिट, तो जिन पर्सन को आप क्रेडिट पे गुड्स सेल करते हो, डेटर्स आपके लिए एसेट्स होता है, बिकॉज आप फ्यूचर में उनसे मनी कलेक्ट करोगे, ठीक है? अ, हमारी परचेज हो गई, हमारी सेल्स हो गई, कैश सेल, बैंक में मनी अगर रिसीव होती है, एंड देन क्रेडिट सेल होती है। ये डेटर क्रेडिटर का पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एसेट्स की। जब भी अगर हम एसेट्स को बाय और सेल करेंगे, तो देखो, एसेट्स जिनको हम बिजनेस में यूज करते हैं, जिनको हम बिजनेस में सेल नहीं करते हैं, बेसिकली रीसेल पर्पज से नहीं खरीदते हैं एटलीस्ट। तो जब भी आप अगर एसेट बाय कर रहे हो, तो पर्टिकुलर नेम ऑफ द एसेट आपको मेंशन करना है। जैसे कि आपने अगर फर्नीचर बाय किया, तो आप क्या मेंशन करोगे? एंट्री, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। आपने मशीनरी बाय की, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, ठीक है? आपने लैंड एंड बिल्डिंग बाय की, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। मतलब व्हाटएवर asset you are purchasing, so you need to mention that particular name instead of mentioning purchases. तो purchases word कब आता है? Only for the goods, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? जब आप एसेट सेल करोगे, तो बेसिकली आपको मनी रिसीव होगी, तो बैंक में रिसीव हो रही है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, कैश में रिसीव हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट, एंड जो एसेट सेल कर रहे हो, वो क्रेडिट हो जाएगी। रीजन, बिकॉज डेबिट वर्ड कम्स इन, एसेट है, क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जब आप सेल कर रहे हो, तो क्रेडिट होगा। तो जब भी आप बाय कर रहे हो, तो एसेट पर्टिकुलर डेबिट होगी, जब भी आप सेल कर रहे हो, तो एसेट पर्टिकुलर क्रेडिट होगी। आपने, लेट्स से कि आपके पास एक मोटर व्हीकल है, उसको सेल किया, सो कैश अकाउंट डेबिट टू मोटर व्हीकल, ठीक है? अब देखो कि ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अपनी एसेट सेल कर रहे हो, तो आपको प्रॉफिट या लॉस हो सकता है, राइट? आई एम नॉट श्योर कि बुकिश में ये एंट्री है या नहीं, बट आगे जब आप डिप्रिसिएशन का चैप्टर करते हो, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपका इम्प्लीमेंट होता है वहां पे। आपने अगर एसेट सेल करी, लेट्स से आपकी बुक वैल्यू 10,000 है, एंड यू आर सेलिंग इट फॉर 12,000, तो देखो, आपने एसेट सेल करी, तो नॉर्मली हम क्या एंट्री बनाते हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू, लेट्स से दिस वन इज मशीनरी।
आपको कैश मिला 12,000, मशीनरी थी 10,000 की। तो जो भी प्रॉफिट या गेन होगा, तो यहाँ पे हम वर्ड यूज करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है? तो वो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हमारा क्रेडिट होगा। व्हाई? बिकॉज़ गेन के लिए हम नॉमिनल अकाउंट का यूज़ करते हैं, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन। लॉस के लिए लॉस हमारा डेबिट होगा। कैसे? लेट्स से 10,000 की बुक वैल्यू है और आप उसको 8,000 में सेल कर रहे हो, तो आप क्या जर्नल एंट्री बनाओगे? कैश अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, कि मशीनरी आपकी 10,000 की थी एंड आपने कैश मिला 8,000, तो 2,000 का आपका लॉस। तो अगर प्रॉफिट या लॉस आता है, तो इस तरीके से आपको मेंशन करना है प्रॉफिट या लॉस को। डन। सो गुड्स बाय हो गए, सेल हो गए, कैपिटल की वैल्यू हो गई, ड्राइंग की वैल्यू हो गई हमारी, आई मीन जर्नल एंट्री हो गई, एसेट्स भी हमने बाय सेल कर दी। अब हम ट्रांजैक्शन लिख कवर अप करते हैं फटाफट हमारी बेड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। तो ये भी 2 ट्रांजैक्शंस हमारी होती हैं। लेट्स से कि इन ट्रांजैक्शंस में हम कैसे एंट्री पास करेंगे। बेड डेट्स मीन्स व्हाट? लेट्स से कि कुछ आपके डेटर्स थे, एक बार फिर से गो थ्रू कर लेते हैं कि ये है बिजनेस और ये है कस्टमर, राइट? दिस नेम ऑफ द पर्सन इज राम। तो बिजनेस ने राम को क्रेडिट पे गुड्स सेल करे एंड क्रेडिट सेल्स हुई थी 10,000 की। सो राम को मनी पे करनी थी, राम यहाँ पे कंसिडर होगा डेटर। बट राम ने क्या किया कि आउट ऑफ 10,000 ओनली 8,000 मनी पे करी एंड ही वाज इंसॉल्वेंट एंड ही वाज नॉट एबल टू रीपे द मनी। तो देखो कि बिजनेस में ये 2,000 रुपीज का लॉस होगा, बिकॉज अब वो फ्यूचर में अमाउंट रिसीव नहीं होगी, बिकॉज पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, उसके पास पैसे ही नहीं है देने के लिए। तो ये आपका लॉस है। तो आप कैसे मेंशन करोगे? कैश अकाउंट डेबिट, बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम, कि राम से आपको 10,000 लेने थे, उसने कैश 8,000 पे करा एंड 2,000 का आपका लॉस। ठीक है? मान लो उसने पूरा का पूरा वैल्यू नहीं दिया, तो आप क्या एंट्री पास करोगे? बेड डेट्स अकाउंट डेबिट टू राम एंड दैट विल बी 10,000। सो अगर पार्शियली अमाउंट मिल रहा है, तो वो जितना मिला है उतना कैश में, जितना लॉस हुआ है उतना बेड डेट्स में। एंड अगर सारा का सारा लॉस हो जाता है, तो बेड डेट्स टू राम। ठीक है? क्लियर? क्रेडिट्स रिकवर्ड, मान लो कि साल 2 साल के बाद में राम के पास पैसे आए और राम ने कुछ मनी पे कर दी। तो अब वो मनी हमें रिसीव हो रही है, राइट? तो मनी रिसीव हो रही है, तो डेबिट व्हाट कम्स इन। तो अब हम यहाँ पे बेड डेट्स से जब हमें पैसा मिल जाता है, तो वो टर्म हम यूटिलाइज करते हैं बेड डेट्स रिकवर्ड। तो जितना भी वैल्यू आपको मिला है, उतना आप लिख दोगे कैश या बैंक। इट डिपेंड्स कि टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आपकी क्या है, बट ये अकाउंट हम यूटिलाइज करेंगे बेड डेट्स रिकवर्ड का। ठीक है जी, डन। क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं कुछ ट्रांजैक्शंस हमारी पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड। लेट्स सी कि क्या-क्या ट्रांजैक्शंस हमारी हो सकती है। लेट्स से राम लाइक राम हैज पेड 1200 टू द बिजनेस। तो व्हाट डज दैट मीन? मनी रिसीव्ड फ्रॉम राम। तो अगर हमें राम से मनी रिसीव हो रही है, मनी बिजनेस में आई है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू राम। तो राम्स अकाउंट हम करेंगे। लेट्स से वी आर पेइंग मनी टू मोहन, कि मोहन इज द नेम ऑफ द क्रेडिटर और हम अगर उसको मनी पे कर रहे हैं, तो मनी रिसीव किसको होगी? मोहन को। सो डेबिट द रिसीवर एंड मनी हम पे कर रहे हैं, सो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यहाँ पे राम वाज द पर्सन हु इज पेइंग मनी, सो क्रेडिट द गिवर। तो अगर इस तरीके से हमें रूल इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है? Ram has paid 1,200 to the business, so Ram is the giver in this transaction. So credit the giver, debit what comes in. Debit the receiver, credit what goes out. तो ऐसे आपको पर्सनल अकाउंट में ये रूल इम्प्लीमेंट करने हैं। डन। अब हम आ जाते हैं कुछ ट्रांजैक्शन हमारी एक्सपेंसेस से रिलेटेड। अब एक्सपेंसेस क्या हो सकता है? फॉर एग्जांपल आपने रेंट पे किया, आपने सैलरी पे की, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे किया, आपने इंटरेस्ट पे किया, ठीक है? आपने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पे किए हैं। तो ये सब क्या है? ये आपके सारे एक्सपेंसेस हैं। तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड हमारा कौन सा अकाउंट इम्प्लीमेंट होगा? नॉमिनल अकाउंट। सो नॉमिनल अकाउंट मीन्स डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो रेंट पे कर रहे हो तो रेंट डेबिट, सैलरी पे कर रहे हो तो सैलरी डेबिट, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे कर रहे हो तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डेबिट। सो व्हाटएवर द नेम ऑफ द एक्सपेंस इज, सो यू विल मेंशन दैट। सो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, जिसे भी आप पे कर रहे हो। ठीक है, क्लियर है। अब वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि एटलीस्ट हर चीज के 4 टू 5 एग्जाम्पल्स हम लेकर चलें और जिनके थ्रू हम समझें। अब देखो कि रेंट आपने पे किया है,
अब मैं ये कहूँ कि आपने अपनी 5000 ट्यूशन फी पे कर दी, सो व्हाट डज़ दैट मीन? दैट ट्रांज़ैक्शन कैन नॉट बी इन द क्रेडिट। आप अगर पे कर रहे हो तो मतलब कि वो ट्रांज़ैक्शन क्रेडिट नहीं है, वो आपने या तो कैश पे किया है या आपने बैंक से पे किया है। तो बिज़नेस ये ट्रांज़ैक्शंस पे कर रहा है, वेजेस भी हो सकते हैं, राइट? पे कर रहा है तो मनी इज़ गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द फर्म। तो बेसिकली क्रेडिट वुड गोज़ आउट, तो आप कैश को क्रेडिट करोगे यहाँ पे, ठीक है? थोड़ा-सा स्पीड में इसलिए कर रहे हैं बिकॉज़ दैट इज़ द रिविज़न वीडियो एंड मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं अज़्यूम करके चल रही हूँ कि आपने ये टॉपिक अपनी क्लास में कवर ऑलरेडी कर लिया है। अब बात करें एक्सपेंसेस हो गए, इनकम को कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे? फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, आपको रेंट भी रिसीव हो सकता है, आपको इंटरेस्ट रिसीव हो सकता है, आपको डिविडेंड रिसीव्ड हो सकता है, आपको कमीशन रिसीव हो सकता है। सो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम। तो देखो इनकम रिसीव हो रही है, मनी आ रही है आपके पास, तो कैश या बैंक डेबिट होगा इनटू रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो ये आप वो चीज मेंशन कर लोगे। Why cash debit? Because debit would comes in. कैश हमारे लिए एसेट्स हैं. Why rent received credit? Because ये आपके लिए इनकम है एंड इनकम पे भी हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल लगता है और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन्स. गेन का हम एग्जाम्पल समझ चुके हैं जब हमने एसेट्स वाला कॉन्सेप्ट गो थ्रू किया था. यहाँ पे हमने जस्ट रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड वाला कॉन्सेप्ट भी कवर अप कर लिया है. ठीक है, ये क्लियर हो गया आई होप कि आपको. अब आगे चलते हैं. अब आगे चलते हैं कि जब आप गुड्स यूटिलाइज कर रहे हो कि लाइक आपने गुड्स विड्रॉ किए फॉर पर्सनल यूज, ठीक है, आपने गुड्स चैरिटी में दिए, आपने गुड्स एज ए फ्री सैंपल यूज किए, ठीक है, आपका लॉस बाय थेफ्ट अगर हो रहा है, लॉस बाय फायर हो रहा है, तो जब भी इस टाइप की ट्रांजैक्शंस होती हैं, देखो जब भी गुड्स बिज़नेस में आ रहे होता है, तो आप क्या करते हो कि व्हेन गुड्स आर कमिंग इनटू द बिज़नेस तो परचेज़र्स को आप डेबिट कर रहे हो, राइट? तो पॉइंट क्या है कि जब भी गुड्स आपके कम होंगे, जब भी गुड्स आपके रिड्यूस होंगे, ठीक है? तो आप क्या करोगे? परचेज़र्स को आप क्रेडिट करोगे। तो आपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स यूटिलाइज़ किए, तो दैट वर्ड विल बी ड्राइंग्स, सो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज़र्स. तो आप ये एंट्री कर दोगे. आपने चैरिटी में गुड्स दिए हैं, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? आई मीन ड्राइंग नहीं आएगा, दैट विल बी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज़र्स. ठीक है? आपने फ्री सैंपल्स में गुड दिए हैं, तो आपकी जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? फ्री सैंपल्स अकाउंट डेबिट टू परचेज़र्स. लॉस बाय थेफ्ट, सो लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज़र्स. लॉस बाय फायर के अलग-अलग केसेस बनते हैं, वो भी हम कवर अप करेंगे. Just have patience. Each and every kind of journal entry we will cover in this one video. रिविजन हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर का. तो लॉस बाय फायर क्या अगर हम बात करते हैं, तो लेट्स सी कि हम कैसे करेंगे. सो लॉस बाय फायर के केस में हमारी 3 जर्नल एंट्रीज बनेंगी. केयरफुली हम समझते हैं. लेट्स से कि आपके 50,000 के गुड्स डिस्ट्रॉय हुए हैं बाय लॉस बाय फायर. तो पहला एंट्री आप, फर्स्ट एंट्री आप क्या पास करोगे? सो फर्स्ट एंट्री विल बी लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस कि आपका इतने का लॉस हुआ है 50,000 का, राइट? तो अब आप इंश्योरेंस कंपनी को बेसिकली बोल रहे हो पेमेंट के लिए. तो इंश्योरेंस कंपनी को हम यहाँ पे बोलेंगे कि भाई आप हमें पेमेंट करो. तो इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट विल बी डेबिटेड टू लॉस बाय फायर. तो आप कंपनी को कहोगे कि भाई 50,000 का आपका लॉस हुआ है. सेकेंड एंट्री होगी जब हम मनी ड्यू करते हैं इंश्योरेंस कंपनी से रिलेटेड. थर्ड एंट्री विल बी जब इंश्योरेंस कंपनी मनी पे करेगी. तो दैट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी. अब देखो इसमें अलग अलग केसेस बन सकता है कि अगर इंश्योरेंस कंपनी 50,000 का 50,000 मनी पे कर दे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी 50. बट लेट्स से कि अ, अगर कंपनी पूरा अमाउंट पे नहीं करती है, तो हम जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते हैं कि आपको इतना वैल्यू नहीं मिला है. तो लेट्स से कि अगर कंपनी ने 40 पे किया, 10 पे नहीं किया, तो हम पीएनएल अकाउंट में वो ट्रांसफर कर देंगे डेबिट साइड में. तो ये लॉस बाय फायर से रिलेटेड हमारी 2-3 एंट्रीज बन जाती हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम समझते हैं अब हमारे एक्सपेंसेस में. अब एक्सपेंसेस दो तरह के हो सकते हैं आपके. एक्सपेंसेस लाइक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं और आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स कि दैट आर स्टिल ड्यू बट नॉट पेड. सो ड्यू है बट उनकी पेमेंट अगर अभी नहीं हुई है, तो आप क्या करोगे? तो वो आपके लिए क्या होंगे? तो ऑब्वियसली कि वो हमारे लिए लायबिलिटीज होंगे बिकॉज हमें उनको फ्यूचर में रीपे करना है. तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी? लेट्स से सैलरी आउटस्टैंडिंग है.
तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है। और प्रीपेड की बात करें, प्रीपेड मीन्स कि जो आपने एडवांस में पे कर दिए हैं, तो दैट विल बी पेड इन एडवांस। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट्स होता है, व्हाई? बिकॉज उनका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए एसेट्स अगर होता है, और एसेट्स हम क्या करते हैं, डेबिट, तो हम जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, लाइक रेंट आपने एडवांस में पे किया, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। तो इस तरीके से हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस की जर्नल एंट्री पास करेंगे। ठीक है, क्लियर है आपको ये? द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है कि ओपनिंग एंट्री। अब देखो, मैं सीक्वेंस में नहीं चल रही हूँ, मुझे जैसे जैसे जो जो एंट्रीज याद आती जा रही है, वैसे वैसे मैं सारी एंट्रीज को वन बाय वन करके गो थ्रू कर रही हूँ। ओपनिंग एंट्री मीन्स कि आपके पास कुछ एसेट्स का डेटा होगा इस तरीके से कि लेट्स से आपके पास डेटर गिवन है 10,000 के, आपके पास कैश गिवन है 5,000 का, आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग गिवन है 20,000 की। इस तरीके से कुछ एसेट्स आपके पास गिवन होता है एंड कुछ डेटा आपके पास लाइबिलिटीज का गिवन होता है, लाइक क्रेडिटर्स का इंफॉर्मेशन है, बिल्स पेबल का इंफॉर्मेशन है, बैंक ओवरड्राफ्ट की इंफॉर्मेशन गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके पास है, राइट। और क्वेश्चन कहेगा कि ओपनिंग एंट्री आपको पास करनी है। देखो, नॉर्मली ओपनिंग एंट्री का डेटा आपके पास जर्नल एंट्री का जब ऊपर इंफॉर्मेशन जो होती है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर दीज ट्रांजैक्शंस, वहां पे एग्जामिनर आपको दे देता है। तो आप क्या करोगे कि जितनी भी एसेट्स ओपनिंग एंट्री में गिवन है, उन सबको वन बाय वन करके डेबिट करोगे। जितनी भी लाइबिलिटीज गिवन है, उनको वन बाय वन करके आप क्रेडिट करोगे, ठीक है, जो भी आपका डेटा है। अब देखो, अब आपको टोटल करना है। अगर आपकी डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है क्रेडिट साइड के टोटल से, तो आपका डिफरेंस आप मेंशन कर दोगे टू कैपिटल लिख के, इन दैट विल बी बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे, डन। एंड इफ द टोटल ऑफ डेबिट इज लेस देन टोटल ऑफ क्रेडिट, तो मतलब कि जो डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस आप डेबिट साइड में लिखोगे। इन डेबिट साइड में आप क्या वर्ड यूज करोगे, गुडविल। तो हमेशा पहले ये टोटल करके देख लो, ताकि आपको पता चल जाए, ताकि आपके कटिंग्स ना हो शीट पे। तो वो डिफरेंस डेबिट कर दोगे गुडविल में, व्हेन डेबिट इज लेस एज कंपेयर टू द क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है नॉर्मली, बच्चे भूल जाता है इसको कवर अप करना, तो इसलिए आप भी स्किप मत करना, इसको कवर अप कर लेना। ओपनिंग एंट्री हो गई, ये भी सारे हो गए। अब आगे चलते हैं, आगे हम कॉन्सेप्ट अब करेंगे, हमारा रिबेट का बाकी है। हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह का तो हो गया। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का भी हमारा कॉन्सेप्ट अभी पेंडिंग है। इन केस अगर कोई ट्रांजैक्शन स्किप हो गई है, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। एक में छोटा सा वीडियो और बना के वो वाली ट्रांजैक्शंस भी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो पहले कौन सा करें, पहले रिबेट या फिर हम पहले करें कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट? तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट हमारा ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज उससे डेफिनेटली एक या दो ट्रांजैक्शन आपको देखने को मिलेगी। तो चलो पहले हम डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट करते हैं। तो डिस्काउंट का मीनिंग समझते हैं कि आपके ट्रेड डिस्काउंट आपका क्या होता है और आपका कैश डिस्काउंट क्या होता है। देखो, ट्रेड डिस्काउंट हमारा होता है कि जब, अगर आपके पास लेट्स से कि आप बाय करने के लिए जाते हो या आप सेल करने के लिए जाते हो, तो जब भी आपका फोकस रहता है कि बल्क में बाय करना और बल्क में सेल करना, जब मोर क्वांटिटीज पे आप फोकस करते हो कि अगर आपको रेट कम मिलेगा तो आप ज्यादा क्वांटिटी बाय या सेल करते हो, उस टाइम पे जो डिस्काउंट मिलता है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है। तो ट्रेड डिस्काउंट आपको कैश ट्रांजैक्शन पे भी मिल सकता है, आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे भी ट्रेड डिस्काउंट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे होता है ना कि इफ यू विल बाय वन आइटम, देन यू विल गेट 10% डिस्काउंट। इफ यू विल बाय टू आइटम, देन यू विल गेट 20%, एंड थ्री और मोर पे आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल जाएगा। तो ये क्या है, ये हमारा ट्रेड डिस्काउंट का टाइप है कि आपको इनकरेज किया जा रहा है बल्क में बाय करने के लिए, ज्यादा क्वांटिटी बाय करने के लिए। सो वेन एवर द पर्सन इज बाइंग और सेलिंग इन बल्क in more quantities, then that particular type of discount will be considered as trade discount, ठीक है। क्लियर हो गया? अब रिकॉर्ड कैसे करना है वो भी समझ लेते हैं। तो लेट्स से कि आपने 10,000 के गुड्स बाय किए हैं एंड 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट को हम शो नहीं करते हैं। एंड लेट्स से कैश ट्रांजैक्शन हमारी है, तो अब गुड्स बाय किए हैं, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश,
एंड 10,000 का 10% विल बी 1,000 रुपीज, तो आपने 9,000 के गुड्स बाय किए और आप 9,000 पे कर रहे हो। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन होती, सो परचेजेस टू द नेम ऑफ द क्रेडिटर, तो भी आप 9,000 ही लिखोगे। ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं कि 20,000 के गुड्स आपने सेल किए हैं एंड 10% आपका ट्रेड डिस्काउंट था एंड दिस ट्रांजैक्शन इज क्रेडिट। एंड द सेकंड इज कि पर्सन ने 5,000 के गुड्स सेल रिटर्न कर दिए, तो अब आपको इसको रिकॉर्ड करना है, राइट? तो आपने जब फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी कैसे होगी, और नेम ऑफ द पर्सन इज मोहन, तो आप मोहन को गुड्स सेल कर रहे हो, तो आपकी पहली एंट्री हो जाएगी मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल। तो आपने 20,000 के गुड्स थे, 10% ट्रेड डिस्काउंट, मतलब 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट अगर हुआ है, तो 20 में से 2 आपने माइनस किया, 18,000 आपने लिखा। सेल रिटर्न की एंट्री हमारी क्या होती है? सेल रिटर्न की हमारी एंट्री होगी सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। देखो बुकिश में ऐसा रिप्रेजेंट किया गया है कि आप परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न ओनली ऑन क्रेडिट ट्रांजैक्शंस पे अवेलेबल है, कैश ट्रांजैक्शन पे सेल रिटर्न अवेलेबल नहीं है। बट रियल लाइफ में आपकी चाहे कैश परचेजिंग है, कैश सेल है, ऑनलाइन की अगर हम बात करें, डिपेंडिंग ऑन की कुछ हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, तो आप कैश क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन में परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न नॉर्मली होती है। ठीक है। सेल रिटर्न टू मोहन, तो अब देखो कि पर्सन ने 5,000 का गुड्स वापस किया है, तो इस 5,000 पे भी आप ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करोगे, बिकॉज ऊपर आपने अगर सेल करते टाइम ट्रेड डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट किया है, तो नीचे आप सेल रिटर्न के टाइम पे भी वो सब्ट्रैक्ट करोगे। तो एग्जामिनर नहीं बोलेगा आपको करने के लिए, बट यू नीड टू सब्ट्रैक्ट द ट्रेड डिस्काउंट ऑन द रिटर्न ट्रांजैक्शन एज वेल। सो 5,000 का 10% विल बी 500, तो 4,500 से हमारी ये वाली जर्नल एंट्री हो जाएगी। डन। आई होप कि इतने वाले आगे हम चलते हैं। अब देखो एक पॉइंट और भी रहता है कि मोहन को हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किए 18,000 के, उसमें से 4,500 के गुड्स रिटर्न आ गए। रिमेनिंग बैलेंस रिमेनिंग बैलेंस इतना हमें मोहन से कवर अप करना। तो जब मोहन पे करेगा, देन हम जर्नल एंट्री हमारी क्या बनाएंगे? कैश या बैंक मोहन अकाउंट, दैट विल बी 13,500। ये आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमारा क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से जर्नल एंट्री में हम करेंगे? परचेज की केस में क्या एंट्री होगी, सेल्स के केस में क्या एंट्री होगी, दोनों। देखो कैश डिस्काउंट मीन्स कि जब भी अगर हम किसी से प्रॉम्प्ट कलेक्शन के लिए या प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए जो भी डिस्काउंट होता है, तो हम कंसिडर करते हैं दैट विल बी कैश डिस्काउंट। ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि आजकल कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मीशो, अगर आप कुछ ऑर्डर करते हो एंड आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट 300 का प्राइस, तो आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं कि अगर आप इंस्टेंट ऑनलाइन रीपे ऑनलाइन अमाउंट पेमेंट कर देते हो, देन वो गुड आपको 275 का पड़ जाएगा। ये क्या है कि भाई डिलीवरी बाद में होगी, अमाउंट आप पहले कलेक्ट कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके से कैश डिस्काउंट का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल ये बिजनेस है और हमने राम को क्रेडिट पे गुड्स सेल किए। अब राम ने बोला था कि आफ्टर 3 मंथ्स ही विल रीपे द अमाउंट, बट हमें आफ्टर 1 मंथ मनी की रिक्वायरमेंट है, तो हमने राम को बोला देखो हम आपको 5% का डिस्काउंट देंगे, कैश डिस्काउंट, अगर आप हमें अभी पेमेंट कर देते हो। तो ये क्या है कि हम प्रॉम्प्ट कलेक्शन करना चाहते हैं, हम जल्दी से अमाउंट कलेक्ट करना चाहते हैं राम से, दैट्स, तो ये डिस्काउंट का ऑप्शन दिया है। तो ये क्या होगा? ये भी कैश डिस्काउंट। अब यहाँ पे समझना क्या है कि ड्यूरिंग द सेल्स, कि जब भी आप सेल्स पे कैश डिस्काउंट दे रहे हो, तो यहाँ पे अमाउंट जल्दी कलेक्ट करके, यहाँ पे दिस वन इज द डिस्काउंट अलाउड, आपने अलाउ किया है। ठीक है। तो सेल्स के साथ में डिस्काउंट अलाउड होता है, तो हम कैसे इसको रिकॉर्ड करेंगे? हम समझ, लेट्स से कि हमारी बेसिकली एक पॉइंट ये भी है कि हमेशा जब भी हम मनी कलेक्ट करते हैं, ठीक है, तब आप कैश डिस्काउंट अलाउ करोगे, ये पॉइंट होता है। ठीक है। तो या तो कैश सेल्स के टाइम पे और या फिर मनी कलेक्शन के टाइम पे आप कैश डिस्काउंट इंक्लूड करते हो। लेट्स से कि वी आर सेलिंग गुड्स ऑफ 10,000 टू राम एंड वी हैव गिवन कैश डिस्काउंट ऑफ 5%।
तो हाउ वी विल रिकॉर्ड दिस ट्रांज़ैक्शन? तो देखो आप नॉर्मली पहले अगर आपके पास कैश सेल्स है, कैसे रिकॉर्ड करते थे? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, राइट? आपकी 10,000 की सेल्स है, देखो कि आपने डिस्काउंट यहाँ अलाउ किया, दैट विल बी योर लॉस, तो मनी कम रिसीव होगी। तो हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? जब भी हमारे डिस्काउंट अलाउड वगैरह होंगे, वो सब आप डेबिट करो, ठीक है? बिकॉज़ डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। डिस्काउंट अलाउड हमारा डेबिट होगा जर्नल एंट्री में, ये आपको बताना है। 10,000 का 5% विल बी 500 और आपको कलेक्ट होगी 90, ठीक है? अब मान लो कि ये तो सेल्स के टाइम पे थी और हम पीछे वाले एग्ज़ाम्पल के थ्रू बात करें, पीछे वाले एग्ज़ाम्पल्स में क्या-क्या जर्नल एंट्रीज़ बनेंगी? जो हमने पीछे एग्ज़ाम्पल लिया था कि हमको पहले क्रेडिट पे गुड्स सेल किए थे और वो हमने लेट्स से 1st ऑफ अप्रैल को सेल किए। तो राम हमें आफ्टर 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करने वाला, बट हमें 1st मई को मनी की रिक्वायरमेंट और हमने उसको बोला कि हम आपको 10% का कैश डिस्काउंट देंगे अगर आप इंस्टेंट अभी पेमेंट कर देते हो 1st ऑफ मई। इस केस में कैसे-कैसे जर्नल एंट्री बनेगी? पहले आप 1st अप्रैल को ये एंट्री पास करोगे जब आप गुड्स सेल कर रहे हो। तो राम डेबिट टू सेल्स, वहाँ पे उस पॉइंट पे तो लेट्स से 10,000 के गुड्स हैं, तो आपने 10,000 रुपीज़ एंट्री की। देन 1st मई को आपकी कलेक्ट होगी, आप यहाँ पे ये एंट्री पाओगे कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट राम, कि आपको 10,000 रुपीज़ कलेक्ट करने थे, आपने 10% किया, नाउ यू आर कलेक्टिंग ओनली 9,000 फ्रॉम राम। क्लियर? अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कौन-सा कॉन्सेप्ट, कि लेट्स से कि आपका परचेज़ के केस में फिर कैश डिस्काउंट का क्या, कि हमारा बिज़नेस है और हम रॉ मटेरियल सप्लायर से हमने गुड्स बाय किए, ठीक है? एंड देन रॉ मटेरियल सप्लायर ने बोला कि अगर आप इंस्टेंट पेमेंट कर देते हो तो आपको 5% का डिस्काउंट आई कैन गिव यू। तो व्हाट डज़ दैट मीन कि परचेज़ के टाइम पे जो हमारा कैश डिस्काउंट होता है, तो दैट विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर आपको डिस्काउंट means that will be benefit for you, and according to the nominal account, credit the all income and gain, क्रेडिट करोगे डिस्काउंट सीट को, ठीक है? एक बार 2 एग्जांपल हम ले लेते हैं एंड देन फिर हम, तो लेट्स से कि हमने कैश परचेज किया है 50,000 के गुड्स का और इंस्टेंट पेमेंट हमने की, उसकी वजह से हमें 10% ऑफ कैश डिस्काउंट रिसीव होगा। अगर आपको कैश डिस्काउंट रिसीव होगा तो आप क्या, नॉर्मली हम क्या एंट्री पास करते हैं? परचेजेस डेबिट टू कैश अकाउंट, एंड नाउ अब हम क्या एंट्री पास करेंगे? कार्ड विल बी टू डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड, बिकॉज़ परचेज के टाइम पे देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना, आपने कुछ बाय किया है तो आप मनी पे करोगे और आपको अगर लेस मनी पे करनी है तो इट मीन्स कि आपको वो बेनिफिट हो रहा है, तो दैट विल बी डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है? अगर आपने गुड्स सेल किए हैं तो आप मनी रिसीव करोगे और अगर आप लेस मनी रिसीव कर रहे हो, व्हाट डज़ दैट मीन? दैट मीन दैट विल बी अलाउड। तो यहाँ पे हमारे गुड्स थे 50,000 के, 10% आपको डिस्काउंट मिला है, ओनली 45,000 यू नीड रीपे द अमाउंट। तो ये हमारा हुआ एग्जाम्पल, अगर आपको कैश डिस्काउंट का समझना है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि लेट्स से कि पहले आपने क्रेडिट परचेज किए थे गुड्स और वो थे 1 लाख रुपए के, एंड देन दिस ट्रांजैक्शन 1st अप्रैल को थी एंड आप 3 मंथ्स के बाद में पेमेंट करने वाले थे, बस 1st मई को सप्लायर ने बोला कि अगर आप हमें इंस्टेंट पे करते हो तो हम आपको 8% का कैश दे सकते हैं। आप 1st अप्रैल को क्या जर्नल एंट्री पास करोगे? तो आपने गुड्स परचेज किए हैं, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट एंड ये आपके स्टोर्स होंगे, 1 लाख के गुड्स बाय किए। यहाँ पे 1 लाख, जब आप मनी पे करते हो तो आप क्या जर्नल एंट्री पास, पोस्ट में क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश एंड डिस्काउंट रिसीव। तो 1 लाख रुपीस पे करना था बट हमें 8% का, वी आर पेइंग ओनली 92,000 रुपीज द क्रेडिटर। तो ये वाली एंट्री हमारी बनी इस तरीके से। एक एक 1-2 एग्जांपल हम वो ले लेते हैं कि जिसमें आपका ट्रेड डिस्काउंट भी हो और जिसमें
कैश डिस्काउंट भी। इसमें 3 काइंड ऑफ ट्रांज़ैक्शंस आपकी बन सकती है, ठीक है? तो फर्स्ट ट्रांज़ैक्शन लेट्स से कि आपकी कैश परचेज़ है 1 लाख रुपए, ट्रेड डिस्काउंट आपका 10% और 5% एंड सारी पेमेंट इमीडिएटली हमने पे कर दी। कैश परचेज़ है, तो देखो कि परचेज़र्स की नॉर्मली एंट्री क्या बनाते हैं? परचेज़र्स टू कैश अकाउंट एंड देन डिस्काउंट भी अगर है तो आप मेंशन देखो वैल्यूज़ आप कैसे वो हमें मीन वो वैल्यूज़ सीखेंगे वो हम देखते हैं। पहले इसके लिए एक वर्किंग नोट बनाना हम सबसे पहले मेंशन करोगे लिस्ट प्राइस। आपके पास लिस्ट प्राइस कितने हैं? 1 लाख रुपीज़ कुछ है। तो हमेशा पहले आप ट्रेड डिस्काउंट माइनस करोगे तो 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस विल बी 10,000। ये आपने माइनस किया 90,000 रिमेनिंग बचा। ये 90,000 आप मेंशन करोगे दैट इज द परचेज वैल्यू एंड देन अब कैश डिस्काउंट 90,000 का होगा तो दैट विल बी 4500, ठीक है? तो ये वाली वैल्यू आप नेट अमाउंट कैश पे कर रहे हैं। तो अब देखो कि हमेशा परचेज वैल्यू आती है परचेजेस के कॉलम में, ये हमने लिख दिया 90,000। कैश डिस्काउंट वैल्यू आएगी डिस्काउंट रिसीव्ड में और जो लास्ट में डेटा है जो आपने कैश पे किया है वो वैल्यू आएगी यहाँ पे, ठीक है? इस तरीके से एक सेल्स का एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट्स से कि हमारे पास कैश सेल्स है 50,000 रुपीज की, ट्रेड डिस्काउंट हमने 10% दिया, कैश डिस्काउंट हमने 2% दिया। सेम वे में आप कैसे करोगे जर्नल एंट्री? आपकी जब कैश सेल्स होती है तो आप एंट्री बनाते हो कैश अकाउंट डेबिट देन डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट एंड देन टू सेल्स करोगे। अब वर्किंग नोट बनाना मैं आपको फिर से सिखाती हूँ। लिस्ट प्राइस है आपके पास 50,000 का, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट किया सो द 10% ऑफ 50,000 रिमेनिंग वैल्यू, इस वैल्यू को आप ट्रीट करोगे दैट विल बी द सेल्स वैल्यू। इसमें से फिर आप कैश डिस्काउंट माइनस करोगे, परसेंट उसने मेंशन किया है सो 2% विल बी 900। ये आपके पास रिमेनिंग वैल्यू हुई। सेल्स वैल्यू आएगी सेल्स के कॉलम में एंड देन ये वाली नेट वैल्यू आपको कैश अमाउंट रिसीव तो 900 आएगा कैश एंड 44100 आएगा आपका कैश अकाउंट। फिर ये कैलकुलेशन देखिए कि बाई चांस मैंने कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी है जल्दी जल्दी में। कई बार होता है कि मैं जीरो लगाना भूल जाती हूँ तो मैं क्रॉस चेक कर रही थी, बट ठीक है हमारी। आई होप कि ये वाला टॉपिक आपको रिवाइज हो गया है। अब इसमें थर्ड टाइप ऑफ केस बनता है जब आपका ट्रेड डिस्काउंट भी है कैश डिस्काउंट भी है एंड पार्टली पेमेंट इज इन कैश। वो देखते हैं क्या, लेट्स से कि हमने गुड्स परचेज किए हैं 1 लाख रुपए के एंड ट्रेड डिस्काउंट है आपका 10%, कैश डिस्काउंट है आपका 5%, बट 60% अमाउंट पेड इमिजिएटली। अब देखो कि इसका पॉइंट क्या है कि आपने 60% अमाउंट इमिजिएटली पे है, तो हम पहले वर्किंग नोट बनाना। लिस्ट प्राइस है हमारे 1 लाख रुपए का, तो पहले आप ट्रेड डिस्काउंट यूज करोगे तो 1 लाख का 10% 10,000, तो ये वाली वैल्यू आई आपकी परचेज वाली। अब देखो कि पहले नॉर्मली हम इसमें से कैश डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करते थे बट अभी आपने जो परसेंट अमाउंट इमिजिएटली पे किया है, जितना अमाउंट आप पे करते हो या रिसीव करते हो कैश डिस्काउंट सिर्फ उसी पे ही मिलता है। ये हमें ध्यान रखना है। 90,000 का हम सेग्रीगेशन कर देंगे कि कैश ट्रांजैक्शन कौन सी और क्रेडिट कौन सी। परसेंट कैश में पे किया है, 40% स्टिल क्रेडिट है। 36,000 आया इसमें, 54,000 आया इस। वो जो 5% कैश डिस्काउंट होगा वो 5% ऑफ 54,000 आप मेंशन एंड दैट विल बी 2,700। तो मैंने ये बहुत ही गंदी कैलकुलेशन की है जल्दी। देन ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। क्या ध्यान रखना है कि कैश डिस्काउंट सिर्फ कैश वाली ट्रांजैक्शन पे हमारा है। अब हम जर्नल एंट्री भी बना लेते हैं।
आप जब परचेज करते हो तो देखो आप कैश परचेज की क्या एंट्री करते हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड एंड देन टू लाइक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो टू क्रेडिटर। तो अब देखो परचेजेस में क्या वैल्यू आएगी? दिस 90,000 परचेजेस में ये 9। कैश में क्या वैल्यू आएगी? जो ये कैश में नेट अमाउंट आपने पे किया है 51300। Discount received is the cash discount, which is this, and credit transaction ये वाली हमारी 6, तो ये वाली आएगी। तो ये इस तरीके से होगा, आप टोटल करोगे फिर हमारा अनइक्वल है। नहीं ठीक, इट्स करेक्ट, डोंट वरी। समझ में आया? तो ऐसे आपको ध्यान रखना। बाकी कौन सी जर्नल एंट्रीज हमारी बाकी है रिमेनिंग, वो भी चेक कर लेते हैं जल्दी से, ताकि कुछ रह ना जाए। और इन केस अगर कुछ रह जाएगा तो डोंट वरी, अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेटली हम उसको कवर अप कर लेंगे। डेप्रिसिएशन कॉन्सेप्ट बाकी है एक, और कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो वाला बाकी। तो चलो, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन मींस नॉर्मल वियर एंड टीयर। तो नॉर्मल अगर वियर एंड टीयर हो रहा है मशीनरी में, आप मशीनरी को यूज करोगे फॉर द टाइम पीरियड कि भाई वो आउटडेटेड भी होगी, पुरानी भी हो जाएगी और टूट फुट भी होगी, तो ये जो भी रीजंस की वजह से मशीनरी की वैल्यू, इस टाइप के रीजंस की वजह से मशीनरी की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो उसको कंसिडर करते हैं। जो वैल्यू डिक्रीज हुई है दैट इज द डेप्रिसिएशन। तो देखो कि आपके पास 1 लाख की मशीनरी थी, अगर आपकी वैल्यू 20,000 डिक्रीज हो गई, सो दस 20,000 विल बी लॉस फॉर यू, राइट? तो आप क्या करोगे? आपकी वैल्यू कम हुई है तो आपका लॉस होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू द नेम ऑफ द पर्टिकुलर एसेट। तो लाइक मशीनरी पे है तो टू मशीनरी, फर्नीचर पे है तो टू फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग पे नॉर्मली एप्रिसिएशन होता है इंस्टेड ऑफ डेप्रिसिएशन। या फिर मोटर व्हीकल है तो टू मोटर व्हीकल, तो वट एवर द नेम ऑफ द एसेट इज यू विल मेंशन दैट, एंड देन जितना डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करोगे वो आप लिख दो। ठीक है, अब इसमें एक पॉइंट ध्यान हमें क्या रखना है, हमें स्लाइड्स ऐड ऑन करनी पड़ेगी बिकॉज स्लाइड्स हमारी खत्म हो गई है। डोंट वरी, वी कैन ऐड ऑल दीज ब्लैंक स्लाइड्स अगेन। डेप्रिसिएशन में लेट्स से कि अगर क्वेश्चन में बोला कि एक मशीनरी आपने 1 अक्टूबर 2023 को बाय की है 1 लाख रुपए की, एंड रेट ऑफ द डेप्रिसिएशन इज 10%, और आपको 31 मार्च 2024 को उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ मशीनरी इनटू रेट बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12। आपको ये इम्प्लीमेंट करना है, तो आप ये लिख लो, वैल्यू ऑफ मशीनरी इनटू रेट बाय 100 इनटू नंबर ऑफ मंथ्स बाय 12। तो आप ये 5,000 का डिप्रिसिएशन लगाओगे ऑन दिस मशीनरी बिकॉज इस फाइनेंशियल ईयर में आपने इस मशीनरी को सिर्फ 6 मंथ्स के लिए यूटिलाइज किया है। डन। आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा कि व्हेनेवर वी स्पेंड मनी ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, बट हमने उनको चार्ज कर लिया रेवेन्यू में, थोड़ा सा क्विकली समझते हैं कि अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपके क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर आप क्या है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीन्स कि जो आपके रिकरिंग नेचर के एक्सपेंडिचर्स होता है जो बार बार होंगे, और हम ये कहें कि ये हमारे शॉर्ट टर्म होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो दैट विल बी नॉन रिकरिंग इन नेचर, एंड इनमें जो अमाउंट हम स्पेंड करते हैं नॉर्मली हाई अमाउंट हम स्पेंड करते हैं, और लॉन्ग टर्म पर्पज से ये एक्सपेंडिचर्स हम करते हैं। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स हमारे डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए जो आप रेगुलरली एक्सपेंसेस होंगे आपके, वो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो आपने वर्कर्स को वेजेस पे किया, आपने सैलरी पे किया, आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस पे किया, आपने रेंट पे किया। सो ऑल दीज आर रिकरिंग एक्सपेंसेस जो आपको मंथली और अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट आपको पे करने पड़ते। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स फॉर एग्जांपल कि आपने लैंड एंड बिल्डिंग बाय की है, ठीक है, आपने फर्नीचर बाय किया है, आपने मोटर व्हीकल बाय किया है, तो ऑल दीज आर रिलेटेड टू द एसेट्स और लॉन्ग टर्म के लिए होता है। हाई अमाउंट इन्वॉल्व होती है, नॉन रिकरिंग है कि देखो आपने अगर एक बार अपनी बिल्डिंग बाय कर ली तो ऐसा नहीं है ना कि अब हर महीने आप बिल्डिंग बाय कर रहे हो, नहीं।
आपने अगर एक बार फर्नीचर बाय कर लिया तो एक्सपेक्टेड है कि लॉन्ग टर्म में ही आप बाद में अगर कोई चेंज करना हो तो चेंज करोगे, अदरवाइज़ आप नहीं करोगे, ठीक है? तो यहाँ पे अब मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल कि मान लो कि आपने मशीनरी बाय की है, मशीनरी 1 लाख की है, ठीक है? तो मशीनरी मुंबई से आ रही है आपके वर्क प्लेस पे एंड योर वर्क प्लेस इज़ इन दिल्ली, योर फैक्ट्री इज़ इन दिल्ली और वहाँ पे आने का आपको ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 10,000 पे करना पड़ा, देन इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आपको 5,000 पे करना पड़ा, वेजेस आपको 10,000 पे करना। देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है कि भाई मशीनरी को जब आपने बाय किया है और जब आप उसको यूज में स्टार्ट करोगे तो तब के जितने भी एक्सपेंडिचर्स होंगे वो सारे एक्सपेंडिचर्स आपके ट्रीट किए जाने चाहिए एज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप इनकी अलग अलग एंट्रीज पास नहीं करोगे, लाइक ट्रांसपोर्टेशन टू कैश, इंस्टॉलेशन टू कैश, वेजेस टू कैश, नहीं। ये अब आपकी इसी कॉस्टिंग में एड ऑन होंगे और आप सिर्फ एक सिंगल जर्नल एंट्री पास करोगे, दैट जर्नल एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, या क्रेडिट पे है तो वैसे ही नेम ऑफ द वेंडर। तो 1,25,000 ये आप इसकी कॉस्टिंग में ही ऐड करो। ठीक है जी, क्लियर। ये कॉन्सेप्ट आपका इम्पोर्टेंट है। तो आगे जैसे एग्जांपल्स आपकी बुक में क्या होंगे कि आपके पास एक बिल्डिंग है, आपने ओनली सिर्फ फर्स्ट फ्लोर बनाया था, नाउ यू आर मेकिंग द सेकंड फ्लोर। उसमें आपने टिम्बर यूज की, आपने वुड यूज किया, आपने रॉ मटेरियल यूज किया, आपने वेजेस पे किए। ये ऐसे बहुत सारे खर्चे होंगे, तो आपको करना क्या है, उन सारे छोटे छोटे खर्चों को एड ऑन करके और आपको बिल्डिंग वाले अकाउंट में ही ये एक्सपेंसेस अपने शो करने। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है जी, डन। ओपनिंग एंट्री हमारी रिवाइज हो गई थी। लेट्स सी कि ऐसा कौन सा टॉपिक है जो हमें हमारा रिवाइज नहीं हुआ है। डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट हो गया था। आई गेस एक रिबेट का बाकी है। मैं एक बार थोड़ा सा देख लेती हूँ कि कौन कौन सी स्लाइड्स में हमारे यूज हो गए थे। गुड्स फॉर पर्सनल यूज गिवन एज चैरिटी, फ्री सैंपल स्टॉक, देन इंश्योरेंस कंपनी वाले एसेट्स परचेज करना, एसेट्स सेल करना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंसेस। देन हम वो भी कर लेते हैं एक बार, अक्रूड इनकम एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। ये वाले दोनों कॉन्सेप्ट भी हम कर लेंगे। ये मैं लिख लेती हूँ, डिप्रिसिएशन हो गया। देन हमारी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस भी अभी पेंडिंग है, राइट। देन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के बाद हमारा आईयूसी और आईयूडी का भी कॉन्सेप्ट पेंडिंग है बाकी। और ओपनिंग एंट्री हमारी हो गई है, डन। चलो हम पहले ये वाले कॉन्सेप्ट करते हैं। सबसे पहले अक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये वाला कॉन्सेप्ट करें। देखो आपकी इनकम दो तरह की हो सकती है। फर्स्ट इज अक्रूड इनकम एंड द सेकंड वन इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अब दोनों कॉन्सेप्ट क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो अक्रूड इनकम मींस इनकम व्हिच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो इनकम व्हिच इज अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। तो अब देखो कि इसमें होगा क्या, कि मान लो कि दिस इज द मंथ ऑफ दिसंबर और आप कहीं जॉब करते हो, नवंबर मंथ में आपने काम कर लिया बट उसकी सैलरी आपको 25 दिसंबर तक अभी तक नहीं मिली है, सो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अक्रूड इनकम। इनकम अर्न्ड, you have worked, you have earned that income but not received, so that will be what, that will be assets for you कि फ्यूचर में आपको मिल जाएगी। आपकी एंट्री क्या होगी, सो दैट विल बी अक्रूड। लेट्स से कि आपको कहीं से रेंट मिल रहा है तो अक्रूड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। ठीक है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, सो द सेम एग्जांपल कि आपका दिसंबर अभी चल रहा है और आपको जनवरी मंथ का कमीशन, ये जनवरी मंथ का इंटरेस्ट अभी से मिल गया, सो दैट विल बी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर ये हमारे लिए एसेट होती है तो इन एडवांस विल बी लायबिलिटी फॉर यू, राइट। तो एसेट्स हमारी डेबिट होती है, लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होगी। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमने एग्जांपल क्या लिया, इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। तो ये आप प्रॉपरली पूरा लिखोगे एंड देन इससे रिलेटेड आप जर्नल एंट्री अपनी पास कर लोगे। ठीक है जी, डन। अक्रूड इनकम एंड ये ट्रांजैक्शंस भी हो गई। बात करते हैं आईयूसी और आईओडी के कॉन्सेप्ट की। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन जॉइंट, पहले हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट ये है बिजनेस और ये है ऑनर। तो ऑनर ने मनी विड्रॉ, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ऑनर ने मनी इन्वेस्ट की, तो दैट टर्म विल बी कंसिडर्ड एज कैपिटल। तो मनी यूज किसने की, बिजनेस ने।
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो मनी यूज़ करता है, इंटरेस्ट वो पे करता है। ये आपको ध्यान रखना है। अकाउंटेंसी में बहुत जगह काम आता है। ओनर ने मनी इन्वेस्ट की, कैपिटल यूज़ की बिज़नेस ने, तो बिज़नेस विल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बिज़नेस अगर आईओसी पे कर रहा है, तो ये बिज़नेस के लिए क्या होगा? अगर बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होगा, तो हम आईओसी को क्या करेंगे? डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। सो आईओसी डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। हम बात करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये है हमारा बिजनेस और ये है हमारा ऑनर। अब बात करें कि ऑनर ने मनी विड्रॉ की और उसके लिए वर्ड यूज किया हमने ड्राइंग, और ये पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए मनी विड्रॉ है। ऑनर ने अगर मनी विड्रॉ की है, ऑनर ने मनी यूज की है, तो इंटरेस्ट पे कौन करेगा? ऑनर। तो आईओडी, बेसिकली बिजनेस को आईओडी रिसीव होता है। तो बिजनेस को आईओडी रिसीव होता है, तो आईओडी बिजनेस के लिए क्या होगा? ये आपको ध्यान रखना। ठीक है। अब आगे चलते हैं हमारी कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस के लिए। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस बहुत सारी हैं, बट थोड़ा थोड़ा करके क्विकली क्विकली कवर अप कर लेंगे। तो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन, whenever we are depositing cash, so when cash is deposited into the bank, तो बैंक का अमाउंट इंक्रीज होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जर्नल एंट्री बनेगी। जब हम ये कहें कि कैश विड्रॉ किया है, व्हेन कैश इज विड्रॉन बाय द बैंक, विड्रॉन फ्रॉम द बैंक, ठीक है, कि हमने अपने बैंक अकाउंट से पैसे निकाले हैं, तो हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज होगा। आप जर्नल एंट्री क्या बनाओगे? दैट जर्नल एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट, कि अगर कोई पर्सन डायरेक्टली हमारे अकाउंट में मनी डिपॉजिट करा देता है, डायरेक्टली हमारे अकाउंट में किसी ने मनी डिपॉजिट कराई, डायरेक्टली अमाउंट डिपॉजिटेड बाय द कस्टमर, तो हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट। लेट्स से कि अगर राम ने डिपॉजिट कराई है, तो आप एंट्री क्या बनाओगे? डायरेक्ट जब अमाउंट डिपॉजिट है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। देन नेक्स्ट, कि लेट्स से कि हमें चेक रिसीव हुआ, एंड वो चेक हमने सेम डे बैंक में नहीं भेजा, ठीक है, नॉट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक सेम डे। तो अब देखो यहाँ पे दो चीजें, अगर आप आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो या आप सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई वाले, अगर आपने चेक रिसीव किया, सेम डे डिपॉजिट नहीं करवाया, तो आप उसको कैश ट्रीट कर लोगे, तो दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू, एंड लेट्स से राम से चेक मिला। सीबीएसई वाले वो क्या करता है, उसके लिए वो वर्ड यूज करता है चेक इन हैंड, कि भाई उनके पास चेक आया है, तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू। देखो वो चेक लेट्स से कि एक दो दिन के बाद या नेक्स्ट डे जब आप डिपॉजिट कराने जाओगे, आईसीएससी वाले बच्चे क्या करेंगे? भाई उन्होंने कैश ट्रीट कर लिया था, तो अब वो क्या अज्यूम करेंगे? भाई वो कैश डिपॉजिट करा रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। देन सीबीएसई वाले बच्चे क्या अज्यूम करेंगे? बैंक बैलेंस उनका बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ये आपको ध्यान रखना है। और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। वेल डन। नेक्स्ट हमारा है कि अगर किसी पर्सन ने यहाँ पे डायरेक्टली बैंक में मनी डिपॉजिट कराई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राम हमने पास कर दी थी। अब अगर ये वाला मनी जो उसने चेक डिपॉजिट कराया था, डिसऑनर अगर हो जाता है, आप क्या जर्नल एंट्री बनाएंगे? डिसऑनर मतलब कैंसिल हो जाता है, तो राम टू बैंक, तो वो हम एंट्री को रिवर्स कर देंगे यहाँ। ठीक है। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट बैंकिंग ट्रांजैक्शन की। अगर आपको चेक रिसीव हुआ है किसी कस्टमर से और आपने उसको डिस्काउंट भी दिया है, चेक को सेम डे आपने डिपॉजिट भी करा दिया, आप क्या एंट्री पास करोगे इस केस में? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, कस्टमर्स पर्सनल अकाउंट, या फिर नेम ऑफ द पर्सन। क्लियर। अब लेट्स से कि ये जो बैंक में चेक हमने डिपॉजिट कराया था, सेम डे रिसीव हुआ था और डिपॉजिट हमने करा दिया, अब ये वाला चेक अगर डिसऑनर हो जाता है, तो केस में हम ये वाली एंट्री को रिवर्स कर देंगे। हमारी एंट्री क्या बन जाएगी? राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट अलाउड। ये प्रॉपर सेम एज इट इज, ये वाली एंट्री आपको रिवर्स कर दो। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज कि आपने लेट्स से कि मोहन को चेक से पेमेंट करी, तो आप मोहन को चेक से पेमेंट कर रहे हो, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी?
मोहन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, लेट्स से कि आपने रेंट चेक से पे किया, कोई भी एक्सपेंस आप रेंट से पे कर रहे हो, तो नेम ऑफ द एक्सपेंस, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सैलरी डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कमीशन पे कर रहे हो तो कमीशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वट एवर द नेम ऑफ द एक्सपेंस इज, आप एक्सपेंस को डेबिट कर दोगे, मनी बैंक से डिडक्ट हो रही है तो बैंक को आप क्रेडिट कर दोगे। नेक्स्ट, जब आप पर्सनल यूज के लिए मनी विड्रॉ कर रहे हो बैंक से, तो आपकी एंट्री क्या होगी, सो दैट एंट्री विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इवन इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक। देखो, चार्ज बाय द बैंक मींस we have taken a loan from the bank and now bank is deducting interest from our bank account because bank is charging interest on the amount of loan which we have taken. तो ये वाला इंटरेस्ट हमारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एंड whenever the sentence is interest is allowed by the bank, तो अब देखो कि इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक अगर होता है तो उसमें आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव। मतलब बैंक आपको इंटरेस्ट दे रहा है, द अमाउंट विच यू डिपॉजिटेड इनटू योर बैंक अकाउंट, और बैंक उसके बदले में इंटरेस्ट आपको देगा बिकॉज बैंक ने वो मनी यूटिलाइज की है। तो आपके लिए इनकम होगी, तो इनकम होगी तो क्रेडिट होगा, और आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करो। And the last journal entry will be charges. So whenever the bank charges some amount for the services rendered by the bank आपको लोकल सर्विस दे रहा है, आपको कंसल्टेशन दे रहा है, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी है, तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटी बैंक प्रोवाइड हमें करता है, और उसके नाम का जो भी अमाउंट वो डिडक्ट करेगा, ये हमारी एंट्री होगी बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। ये आप वैल्यू लिख लोगे, तो हमारी आईयूसी आईओडी बैंक अकाउंट एंट्रीज हो गई है। और कौन सी एंट्रीज रिमेनिंग है, इट्स रिबेट का कॉन्सेप्ट हमारा एक रह गया है, एंड बाकी ऑलमोस्ट सारे हो गए हैं, फिर भी मैं एक बार चेक कर लूंगी, अगर कोई रह जाएगा तो वो अपकमिंग वीडियोस में डेफिनेटली इसके बाद ही वीडियो में हम कवर अप कर लें। ठीक है। तो देखो कि रिबेट क्या होता है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं रिबेट का, कि जैसे कि बिग बाजार और रिलायंस स्टोर ये सब होता है, बिग बॉस नहीं, बिग बाजार, सॉरी। ठीक है। तो अब होता है क्या इनमें, कि मान लो किसी पर्टिकुलर खाने की कोई आइटम है, और उसकी 15 डेज के बाद में एक्सपायरी है, एमआरपी उसका 100 रुपीज है, 15 डेज के बाद वो अगर एक्सपायर हो जाएगा सो दैट विल बी यूजलेस। तो वहाँ वेंडर ने क्या किया कि उसको ये कहा कि भाई 100 रुपीज की आइटम है, यू कैन टेक इट फॉर 70 का हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, सो दिस डिस्काउंट विल बी कंसिडर्ड एज रिबेट। है। यहाँ पे रिबेट मीन्स कि जब भी गुड्स की वैल्यू लेस होती है, रीजन उसका होगा द रीजन विच इज अदर देन द ट्रेड डिस्काउंट एंड द कैश डिस्काउंट। तो यूजुअली लाइक इंफीरियर गुड्स के जो इंफीरियर क्वालिटी के जो गुड्स होंगे, वहां पे रिबेट का कॉन्सेप्ट हमारा आता है। तो देखो कि इन केस ऑफ परचेज क्या हमारी जर्नल एंट्री होगी, इन केस ऑफ परचेज में, लाइक आप अगर परचेज कर रहे हो गुड्स, तो आपको रिबेट रिसीव होगी, राइट। आपको अगर रिबेट रिसीव होगी सो दैट विल बी बेनिफिट यू। आप एंट्री क्या पास करोगे, सेलर अकाउंट डेबिट टू रिबेट रिसीव। अब मान लो कि आप सेलर हो एंड यू आर सेलिंग गुड्स, तो आप अगर सेल कर रहे हो, तो बेसिकली आप ये 100 रुपीज का गुड्स आपने 30 में दिया, तो आप रिबेट अलाउ कर रहे हो, तो दैट विल बी योर लॉस। तो लॉस हमारा क्या होगा, डेबिट। तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट टू परचेजर, नेम ऑफ द पर्सन हम मेंशन करेंगे यहाँ। ठीक है, क्लियर। देन एक कॉन्सेप्ट हमारा ये भी आ जाता है साथ में ही, कि आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। मान लो इस तरीके से एंट्री गिवन है आपके पास कि सैलरी 1000 रुपीज, 10,000 रुपीज एंड रेंट 5,000 पेड बाय द बैंक। ठीक है। तो अब देखो कि आप क्या करोगे, आप ऐसे करोगे सैलरी डेबिट टू बैंक और रेंट डेबिट टू बैंक। अगर आप अलग अलग करोगे और उनकी पोस्टिंग करोगे तो वो भी ठीक होगा, बट हम कंपाउंड एंट्री क्या करते हैं कि जब आपको पता है कि सैलरी ऊपर वाली जर्नल एंट्री में डेबिट है, नीचे वाले में रेंट डेबिट है, और दोनों एंट्रीज में कॉमन क्या है, बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में आप वो टोटल अमाउंट एड ऑन कर दोगे, कि 10,000 आपने सैलरी की थी, 5,000 रेंट दिया, तो टोटल बैंक से 15 डिडक्ट होगी। दिस विल बी कंसिडर्ड एज द कंपाउंड। ठीक है, क्लियर।
आई होप कि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आई ट्राई कि नेक्स्ट वीडियो में हम 1-2 क्वेश्चंस डिस्कस कर लें। 1-2 क्वेश्चन नहीं, रिलेटेड टू द जर्नल एंट्री जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हर कॉन्सेप्ट का एक-एक क्वेश्चन हम गो थ्रू कर लेंगे, ताकि आपका पूरा जर्नल एंट्री का चैप्टर कवर अप हो जाएगा 2 वीडियोज़ में ही। ठीक है? सो गाइज़ आपके जो भी सजेशन है प्लीज़ आप कमेंट करके हमें बताइए। अगर कोई एरर हुआ है तो प्लीज़ वो भी पॉइंट आउट करके बताइए। इट मे बी पॉसिबल कि हो सकता है एरर, बिकॉज़ मैंने थोड़ा जल्दी-जल्दी में कवर अप किया है। अपनी तरफ से मैंने ट्राई किया है कि आपको सारी एक्यूरेट 100% इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँ और ए टू ज़ेड चीज़ें मैं कवर अप करूँ। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, जिनको रिविज़न की रिक्वायरमेंट है और जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बिफोर एग्जामिनेशन इस टाइप की वीडियोस अगर आप लोगों को मिल जाती हैं देन ऑब्वियसली आपका कॉन्सेप्ट क्विकली कवर अप हो जाएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।